लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें हमारा टॉपिक है ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है स्थान के आधार पर उच्चारित होने वाली ध्वनियां। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रयत्न। ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला था स्थान, दूसरा प्रयत्न और तीसरा था करण। जिसमें हमको आज देखना है प्रयत्न के बारे में। प्रयत्न किसे कहते हैं? मुख का वह व्यापार जिससे वर्णों का उच्चारण होता है, उच्चारण के लिए कृत प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के 2 भेद हैं। इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले हम देखेंगे अभ्यांतर प्रयत्न को। तो वर्णों का उच्चारण करते समय जो भीतरी या वर्णोच्चारण से पूर्व प्रयत्न करना पड़ता है, वह अभ्यांतर प्रयत्न कहलाता है। इसके 4 भेद हैं। हिंदी ध्वनि में इसके 4 भेद हैं। पहला है विवृत, दूसरा स्पृष्ट, तीसरा ईषद विवृत और फिर चौथा है ईषद स्पृष्ट। विवृत के अंतर्गत सभी 11 स्वर आते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद स्पृष्ट में का से लेके मा तक 25 वर्ण, जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, ये 25 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ईषद विवृत के अंतर्गत, जिसे आप जो है ऊष्म भी कहते हैं, साहा साहा 4 वर्ण आते हैं। इसके बाद है ईषद स्पृष्ट। इसके अंतर्गत जो आप अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, 11 अलावा 4 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न। वर्णों का उच्चारण करते हुए अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके भी 4 भेद हैं। हिंदी ध्वनियों के अध्ययन में इसके 4 भेद हैं। पहला है घोष। घोष किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन अधिक होता है, वह घोष कहलाते हैं। सभी स्वर आ से लेके औ तक 11 स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब गा, घा, अंगा। तो का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, लावा तथा को मिलाकर कुल 31 वर्णों का उच्चारण घोष के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है अघोष। अघोष वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में कम कंपन होता है, अर्थात कंपन नहीं होता है, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अर्थात का, खा। इसी प्रकार का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और साखा साहा, कुल 13 वर्णों को अघोष के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद अगला है अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमें कम वायु निकालनी पड़ती है या हमें कम प्रयास करना पड़ता है या कम बल लगाना पड़ता है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जिसमें सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, पहला अर्थात का, तीसरा अर्थात गा और पांचवा अर्थात अंगा। सभी स्वर 11 स्वर और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके बाद 11 लावा, कुल 30 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है महाप्राण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमको अधिक ऊष्मा निकालनी पड़ती है, वह महाप्राण कहलाते हैं, अर्थात हमें जिनको बोलने में अधिक बल लगता है, वह महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे दूसरा वर्ण तो आपका हो गया
ख और चौथा वर्ण हो गया घ। इसके बाद शाखा साहा, कुल 14 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमको देखना है अगला आधार है करण। करण का अर्थ है जो कार्य करे, अर्थात गतिशील हो। ध्वनि उत्पन्न होते समय गतिशील इंद्रियों को करण की संज्ञा दी गई है। अर्थात जब हम कुछ बोल रहे होते हैं उस समय, बोलते समय जो इंद्रियां गतिशील होती हैं वह करण के अंतर्गत आती हैं। इसको भी चार भागों में बांटा गया है। इसमें 4 श्रेणियां रखी गई हैं, 4 इंद्रियां रखी गई हैं। जैसा है, पहले है अधरोष्ठ। अधरोष्ठ मतलब नीचे वाला अधरोष्ठ दोनों। इसके बाद जिह्वा। जिह्वा का ध्वनि उत्पन्न करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जिह्वा ही चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे मुड़कर ध्वनि उच्चारण करने में अहम योगदान देती है। उसके बाद कोमल ताल। इसके बाद है स्वर तंत्रिका। जिह्वा के बाद दूसरा स्थान स्वर तंत्रिकाओं का है, क्योंकि स्वर तंत्रिकाएं भी ध्वनि उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके बाद हमको देखना है ध्वनि के गुण। ध्वनि के मुख्यतया 4 गुण हैं। पहला मात्रा, दूसरा सुर, तीसरा बलाघात और चौथा वृत्ति। सबसे पहले हम देखेंगे मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा ध्वनि उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। इसको मुख्यतया 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो, या किसी हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, और उस समय जो लगता है उस समय के ही वर्गों को हम मात्रा कहते हैं। जैसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सबसे कम समय एक तो ह्रस्व है, तो उससे ज्यादा समय तो दीर्घ है, और उससे अधिक समय तो हम प्लुत के आधार पर उसे प्लुत कहते हैं। इसके बाद है सुर। वर्णों के या शब्दों के या वाक्यों के उच्चारण के समय हम आरोह, अवरोह आदि का प्रयोग करते हैं। कहीं उतार होता है, कहीं चढ़ाव होता है, उसे हम सुर कहते हैं। इसके बाद है बलाघात। बलाघात अर्थात जिन वर्णों के या शब्दों के उच्चारण में हम बल लगाते हैं बोलते समय, उसे हम बलाघात कहते हैं। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला संगीतात्मक, दूसरा बलात्मक बलाघात, तीसरा रूपात्मक बलाघात। संगीतात्मक बलाघात किसे कहते हैं? संगीत की भांति ही गद्य में भी जब हम उतार चढ़ाव का प्रयोग करते हैं तो वह संगीतात्मक बलाघात कहलाता है। इसके बाद है बलात्मक बलाघात। बलात्मक बलाघात जब ध्वनि को बल देकर उच्चारित किया जाता है किसी विशेष प्रयोजन, विशेष संकेत या मंतव्य को प्रकट करने के लिए, तो वह बलात्मक बलाघात कहलाता है। इसके बाद है रूपात्मक बलाघात। रूपात्मक बलाघात से मतलब ये है कि जिस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे देश में एक व्यक्ति के समान, मतलब एक व्यक्ति के समान दूसरा व्यक्ति नहीं होता, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसी प्रकार से भाषा के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। एक कुल, एक परिवार या एक क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार की भाषाएं या विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, जिसको हम रूपात्मक बलाघात कहते हैं। क्योंकि अलग अलग परिवार, अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शब्दों को विभिन्न प्रकार से उच्चारित किया जाता है, इसी को कहते हैं रूपात्मक बलाघात। इसके बाद है वृत्ति। वृत्ति के आधार पर, वृत्ति का मतलब यह है कि उच्चारण करते समय हम जिन शब्दों में वृत्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात कुछ शब्द धीमी गति से बोलते हैं, कुछ तीव्र गति से बोलते हैं, कुछ ज्यादा धीमी गति से बोलते हैं, उसी को वृत्ति कहते हैं। मतलब बोलते समय लिए गए समय को वृत्ति के आधार पर हम बांट सकते हैं। पहला है द्रुत। ऐसे वर्ण या ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने में बहुत ही तीव्र गति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात श्रोता जो सुनने वाला होता है वह खुद उसके अर्थ को नहीं समझ पाता, उसके अर्थ को समझते समझते कई शब्द और आगे बोल दिए जाते हैं, उसको हम द्रुत वृत्ति कहते हैं। इसके बाद मध्यम। मध्यम वृत्ति
बातचीत की वृत्ति होती है, इसमें हम बात करते रहते हैं आपस में, और बात करते हुए हम एक दूसरे की बातों के अर्थ को भी समझते रहते हैं, तो यह मध्यम वृत्ति कहलाती है। उसके बाद है विलंबित। विलंबित वृत्ति वह वृत्ति है जिसमें बोले गए समय मतलब वक्ता धीमे धीमे बोलता है, सोच विचार कर शब्दों का उच्चारण करता है या बोलता है, और जो श्रोता होता है वह भी उन अर्थों को समझते हुए आगे बढ़ता रहता है। इसे हम विलंबित वृत्ति कहते हैं। अब हम देखेंगे ध्वनि के भौतिक स्वरूप। ध्वनि के भौतिक स्वरूप को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अक्षर, दूसरा है विराम चिन्ह और तीसरा है मात्राएं। सबसे पहले हम देखेंगे अक्षर। अक्षर का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है वह तत्व जिसका क्षण नाश नहीं होता, अर्थात वह तत्व जिसका नाश ना हो, जो अविनाशी। इसे 2 भागों में बांटा गया है, स्वर व्यंजन। आप सभी स्वर और व्यंजन के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे विराम चिन्ह और मात्राएं। इसके बाद है विराम चिन्ह। लेखन व पठन में निहितार्थ अर्थबोध को स्पष्ट करने व लेखन पठन के व्याकरण जब अभियंत्रण को स्पष्ट करने हेतु विराम का प्रयोग किया जाता है। वैसे विराम का अर्थ होता है रोकना। विराम चिन्हों की वजह से ही जो लेखन पठन के निहितार्थ अर्थबोध होते हैं वह स्पष्ट होते हैं। जैसे प्रश्नवाचक के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बराबर के लिए इस चिन्ह का, अल्प विराम के लिए यह चिन्ह और पूर्ण विराम के लिए। इस प्रकार से हम चिन्हों का प्रयोग विराम चिन्ह के रूप में करते हैं। ये हमारे व्याकरण सम्मत होते हैं और अर्थ को स्पष्ट करने में अहम योगदान निभाते हैं। इसके बाद है मात्राएं। स्वर की ध्वनियों के व्यंजन में समावेशन हेतु प्रयुक्त आकार मात्राएं कहलाती हैं, जो स्वर का प्रतिनिधित्व व उच्चारण ध्वनित करती। इनके 5 भेद हैं: ह्रस्वार्ध, ह्रस्व, ईसद दीर्घ, दीर्घ, प्लुत। किंतु परंपरागत रूप से इसके 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। चुटकी बजाने मात्र में जो समय लगता है वह ह्रस्व होता है, उसका दुगना समय दीर्घ में लगता है और उसका तिगुना 3 मात्रिक समय प्लुत में लगता है। तो इस प्रकार से यह था ध्वनि का अध्ययन और उसके आधार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।